हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए उनका मेजर पेपर 2 जो है बिजनेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों पेपर्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों का आपको इम्पोर्टेंट विशेष ध्यान रखना है। हम सारे इनके आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं आपसे डिटेल में। तो आइए जल्दी से, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ, आप अपना निभाइए, हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। 3 घंटे का पेपर है आपका, 70 मार्क्स का। आइए हम जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा। 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी व्यवसायिक संचार का मुख्य तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा आपको इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है आपको कि कम्युनिकेशन के ना 7 C's होते हैं बेटा, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। 7 C में सबसे पहला होता है बेटा क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीट, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कर्टेसी और कंसिडरेशन। मतलब ये इमोशनलिज्म इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। 7 C's आपको सारे पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ उनको सुन लीजिए, लिख लीजिए। क्लैरिटी, कंसाइसनेस, देखो 3 तो यहीं आपको क्लैरिटी दे के रखा है, कंसाइसनेस दे के रखा है। क्लैरिटी मतलब कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप क्या बात बताने वाले हो। कंसाइसनेस मतलब संक्षिप्त में, शॉर्ट में जो मेन बात है वो बात करो, घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करना है। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है कि जो आप बात कर रहे हो उस पर लोग ट्रस्ट कर सके, विश्वसनीय बात हो। इसके अलावा कंप्लीटनेस होता है, करेक्टनेस होता है, कर्टेसी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इमोशनलिज्म इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे बोला है, कार्यस्थल में प्रभावी संचार के लिए कौन सी आम बाधा है। कॉमन बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेटा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। वो 12 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है ना। कुछ कॉमन बैरियर्स होते हैं बेटा जो आपको बिजनेस में आते हैं। पहला लैंग्वेज डिफरेंस। कई बार बेटा होता है कि हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज वगैरह हमें समझ में नहीं आती है, प्रॉपर कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते उनसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारे सामने कोई तमिल का साइड का व्यक्ति आ जाए, उसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश जानता है या फिर तमिल जानता है, और हम हिंदी जानते हैं अच्छे से, हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती भाई, तो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, है ना। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इसमें। पर्सनल बायसनेस ये भी होता है बेटा, कई बार जैसे कम्युनिकेट करते हैं हम तो हमारी पर्सनल बायसनेस आ जाती है बीच में। हम सोचते हैं उससे बात करने के पहले कि यार क्यों बात करें, कैसे बात करें, कहीं ना कहीं हम उसको उस लायक नहीं समझते, या बायसनेस आ जाती है बीच में। मतलब हम ठीक तरीके से उनसे वहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि ये फालतू बात करेगा ये तो। और कल्चरल डिफरेंस में क्या होता है बेटा, इसमें नॉर्मली उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉर्पोरेट हिरार्की आ जाती है। मान लो बॉस वगैरह है, सबॉर्डिनेट्स वगैरह है, तो कॉर्पोरेट हिरार्की वगैरह आ जाती है, या अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते अपन, वो चीज़ इसमें आती है। तो इसका ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सेटिंग में डाउनवर्ड संचार का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन बिजनेस सेटिंग्स। बेटा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का अगर आप मैं नॉर्मली बात करूं तो डाउनवर्ड का मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोजीशन का व्यक्ति होता है वो उससे लोअर पोजीशन वाले व्यक्ति से हिरार्की में होता है, मान लो ये इससे नीचे है, फिर ये इससे नीचे है, तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन होता है तो डाउनवर्ड होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही सही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में तो एक ही चूज करना होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है, मैनेजर असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉय। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का हमारा करेक्ट एग्जाम मतलब करेक्ट आंसर हो सकता है। अदरवाइज ए, बी और डी तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में हमको एक ही टिक करना पड़ता है तो बी वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
अशाब्दिक संचार कौन सा है? दैट कैन बी यूज टू कन्वे ओपननेस एंड अप्रोचेबिलिटी, खुलेपन और पहुंच क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जहाँ पर हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, या हम हमारे बॉडी पोस्चर या इशारों का, आंखें दिखाना, इन सब का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो रिलैक्स बॉडी पोस्चर, हाँ, लीनिंग, आगे की ओर झुकना, हाथ खोलना, इशारा कर अपन फ्रेंड को हाय वगैरह करते हैं ना अपने हाथ खोल के, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है बेटा, क्योंकि इनमें हम शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, बेटा कई बार बच्चों को लगता है वर्बल मतलब लिख के, नहीं बेटा, वर्बल या बोल के समझते बच्चे। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल में एक डिफरेंस है, अभी समझ लो। वर्बल में वर्ड्स का यूज होता है, नॉन वर्बल में वर्ड का यूज नहीं होता है। इसका मतलब वर्बल के भी दो पार्ट हो गए, एक रिटर्न कम्युनिकेशन, एक ओरल कम्युनिकेशन, दोनों ही वर्बल के पार्ट है। ये मिस्टेक मत करके आना एग्जाम में। कई बार बच्चे वर्बल मतलब समझते हैं कि सिर्फ सर बोल के कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वर्बल में लिखने वाली कम्युनिकेशन भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव फीडबैक? कौन सा प्रभावी फीडबैक का मुख्य तत्व नहीं है? बेटा फीडबैक का मतलब क्या होता है? जब हम किससे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, उसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। तो सेंडर अपना मैसेज इनकोड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर उसको डिकोड करता है और फिर अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो फीडबैक बेटा स्पेसिफिक तो होना चाहिए, टाइम पे भी होना चाहिए, एक्शनेबल भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपसे नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, वर्णनात्मक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो क्या है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय मेमो, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा डायरेक्ट इसको याद रख लो, डेफिनेशन है, टाइम वेस्ट मत करो। अ शॉर्ट रिटर्न मैसेज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संक्षिप्त लिखित संदेश जिसका उपयोग किसी संगठन के भीतर सूचना संप्रेषित करने में किया जाता है, उसे हम मेमो कहते हैं। शॉर्ट रिटर्न मैसेज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर के टाइप, वहां पर फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। यहाँ पर आ गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर। बेटा यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, है ना, हर क्वेश्चन के और में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम साथ में आंसर समझते भी जाएंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसको समझा रहा हूँ डिटेल में आपको विद आंसर, तो थोड़ा समझने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप ये समझ लेते हो तो आपको फिर, अगर एक दो बार आपने इस वीडियो को देख लिया और सुन लिया, समझ लिया, तो आप इजीली आंसर फ्रेम कर सकते हो। क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, और इसके और में है दोस्तों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा, एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना। कम्युनिकेशन क्या है, एक हमारी कंटिन्यू प्रोसेस। देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको आंसर में मेंशन करना है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है कम्युनिकेशन। बेटा थोड़ा हैंडराइटिंग दिखेगा आपको ऐसा, वैसे तो अच्छी है लेकिन अब यहाँ पर ऐसी आती है, क्या कर सकते हैं। इसमें हम करते हैं बेटा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। तो हम करते हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ, या इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप, थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो इंफॉर्मेशन, आइडिया, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह हम एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन एक बेटा टू वे प्रोसेस है। क्या है बेटा? टू वे प्रोसेस। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो वन वे नहीं हो सकता बेटा, एक इंसान बोलेगा दूसरा सुनेगा भी सही, और इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बेटा। जब सेंडर अपना मैसेज क्या करता है बेटा, सेंडर अपना मैसेज देता है तो वो सर्वर के थ्रू जाता है। मैं थोड़ा सा और उसको क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। क्या होता है बेटा, एक होता है हमारा सेंडर, सेंडर हमारा यहाँ से मैसेज इनकोड करता है, इनकोड करता है। एक मीडियम होता है बट ट्रांसमिटिंग होता है कुछ चैनल के थ्रू, है ना। कोई भी सिलेक्टेड चैनल अपन ने मैसेज इनकोड करने के लिए चुना है, कोई चैनल है हमारा यहाँ पर, जैसे हमने मोबाइल, इंटरनेट वगैरह के थ्रू चुना है, जो भी हम किसी को दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं। अब ये इसके पास आ जाएगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा, ये हमारा रिसीवर है, ये रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद ये क्या करता है, उसको डिकोड करता है बेटा, डिकोड, और डिकोड करके ये वापस से सेंटर को देगा बेटा उसका फीडबैक। ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस का ही हिस्सा होता है बेटा। ठीक है, अब फीडबैक आ गया है तो हम इसके नीचे वाला और वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक का क्या महत्व है ये भी देख लेते हैं बेटा जल्दी से।
तो बेटा फीडबैक जो होता है वो एक तरीके से कम्युनिकेशन का बैकबोन होता है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होता है बेटा? बैकबोन, ये बैकबोन होता है। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेटा अगर फीडबैक ना हो तो वन वे ट्रांसमिशन हो जाएगा, है ना। तो ये ज़रूरी है कि फीडबैक मिले ताकि हम अंडर ये पता कर सके कि सामने वाले को जो हमने बात की है उसका अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। तो वैलिडेट अंडरस्टैंडिंग, ये आप पॉइंट लिख सकते हो बेटा, जो मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। दूसरा है बेटा बेसिस फॉर एक्शन, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि सामने वाला जो है वो हमारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर पा रहा है कि नहीं, करेक्टनेस उसमें है कि नहीं, या बिजनेस प्लान समझ पा रहा है कि नहीं। क्योंकि उसके जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते बेटा। तो बेसिस फॉर एक्शन भी होता है ये। इनहेंस इंगेजमेंट और भी आप लिख सकते हो। तो फीडबैक से सारी चीज़ें बढ़ती, क्योंकि सामने वाले का जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो हमारी कंडीशन समझ पा रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ आ जाती है इसके अंदर फीडबैक में। क्वेश्चन सेकंड है बेटा डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, सुनने और सुनाने में क्या अंतर है। और इसके और में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक स्पीच। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। हियरिंग की अगर मैं बात करूं तो हियरिंग पूरी तरीके से फिजिकली इनवॉलेंटरी और पैसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल इनवॉलेंटरी और पैसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट रिक्वायर्स नो कंसाइंस मेंटल एफर्ट। बेटा इसके लिए कोई आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाने पड़ते अगर आप सिंपली बैठे भी हो, इसलिए इसको इनवॉलेंटरी बोल रहे हैं। वॉलेंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से, इनवॉलेंटरी मतलब होता है अपनी बिना इच्छा के। आप कहीं बैठे हो, बाहर शोर हो रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप ना चाहते हुए भी उसकी बात सुन लेते हो बेटा, है ना। और इसके लिए कोई आपको अलग से ध्यान लगाना नहीं पड़ता, आप आराम से सुन सकते हो। जैसे साउंड वेव आपके एयर ड्रम्स को हिट करती है, वो आपके ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, ये होता है हियरिंग, सिंपल सी बात है। पर लिसनिंग की बात करें तो ये बेटा साइकोलॉजिकल, एक्टिव और वॉलेंटरी कॉग्निटिव बिहेवियर है। ध्यान रखना बेटा, लिसनिंग लिसनिंग का मतलब होता है कोई बातों को ध्यान से एक्टिवली वॉलेंटरी सुनना। इसमें आपको मेंटली एफर्ट भी लगाना पड़ता है, कंसंट्रेशन भी लगाना पड़ता है, फोकस भी लगाना पड़ता है ना। हियरिंग तो नॉर्मली भाई कुछ भी लोग बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, नॉर्मली आवाज आ रही है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो आप घर पे हो तो मम्मी की आवाज भी आ रही है किचन में से, फैन की आवाज भी आ रही है, सब आ रही है, हियरिंग हो गया बेटा। लेकिन लिसनिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप पूरे फोकस से मेरी बात सुन रहे हो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको सुन रहे हो, आंसर पे फोकस कर रहे हो, तो ये होता है बेटा लिसनिंग। तो ध्यान रखना लिसनिंग जो है वो वॉलेंटरी होता है, हम अपनी इच्छा से करते हैं वॉलेंटरी, जबकि हियरिंग जो होता है हमारा वो होता है इनवॉलेंटरी। ठीक है। लिसनिंग में क्या होता है बेटा, आप कोई भी डायरेक्टली कोई मेंटल एफर्ट हियरिंग में नहीं लगाते हो, पर लिसनिंग में आप मेंटल एफर्ट लगाते हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके और में क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय पब्लिक स्पीच। तो पब्लिक स्पीच क्या है बेटा, तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर या ओरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। जैसे जो भी एक सिंगल स्पीकर है, जब एक साथ वो इकट्ठा जो ग्रुप ऑडियंस होती है उनको टारगेट करता है और किसी गोल को लेकर उनको या तो इन्फॉर्म करता है, एंटरटेन करता है, या कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो वो होता है पब्लिक स्पीच। इसमें बेटा आपको सबसे पहले आपकी ब्रीथ पे कंट्रोल होना चाहिए, आपकी वोकल वैरायटी अच्छी होना चाहिए। अगर आप किसी के सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, है ना। और सबसे पहले ऑडियंस को एनालिसिस करो कि कैसी ऑडियंस आपके सामने है, तभी जाकर आप जो है पब्लिक स्पीच अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिनट ऑफ अ मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैठक के कार्यवृत्त क्या होते हैं। बेटा यहाँ पे मिनट मतलब वो घड़ी वाला मिनट नहीं होता, यहाँ मिनट का मतलब होता है बेटा कि जो भी आप मीटिंग में किसके बारे में मीटिंग हो रही है उसका रिटर्न क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, जो जो उस मीटिंग में हुआ है वो सब कुछ, तो ये होता है बेटा रिटर्न क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। रिटर्न क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है ऑफ एवरीथिंग, जो भी उस मीटिंग में हुआ है। उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा कि आपको सब चीज़ों को ट्रैक करना है, रिकॉर्ड को रखना है, जो जो उस डिबेट में हुआ है आपको उसको मेंशन करके रखना है, ताकि आपको पता रहे कि ये मीटिंग किस बारे में है और मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं,
वो सब आपको रिकॉर्ड करना होती है, तो वो आपका मिनट में आता है। इसके और में बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर लेटर? परिपत्र, पत्र से आप क्या समझते हैं? तो सर्कुलर लेटर एक बेटा फॉर्मल बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है ना। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है टू ब्रॉड ऑडियंस, है ना। नॉर्मली ये एक्सटर्नल मार्केटिंग या मेजर इंटरनल अनाउंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। या तो मार्केटिंग के लिए यूज़ करोगे, या आपको बहुत बड़ी इंटरनल अनाउंसमेंट करना है तो उसके लिए यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका कोई क्लाइंट है, आपको उसको नोटिफाई करना है कि हमारी बिजनेस लोकेशन चेंज हो रही है या हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से आप एक सर्कुलर लेटर आप रिलीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सजेस्ट द वे ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन कमिटी। समितियों में संचार के सुधार के उपयोग बताना है आपको, उपाय बताना है, सॉरी। तो सबसे पहले कोई भी कम्युनिकेशन होती है किसी कमिटी में, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। पहला, आपके जो एजेंडाज हैं जिसके लिए आप वहां पर आए हो वो पहले से फिक्स्ड होना चाहिए। आपको वहाँ के स्ट्रिक्ट ग्राउंड रूल रखना पड़ेंगे। ग्राउंड रूल का मतलब होता है बेटा कि जैसे वहाँ पर आप ठीक तरीके से बात करें, जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उनको बात करने का मौका मिले। डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्म्स, जैसे कि आप उसमें लाइव नोट्स बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। कल्चर कंस्ट्रक्टिव डिसेंट्स वगैरह होना चाहिए, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे लोग अपना भी ओपिनियन रख सकें, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू फॉर एन इंटरव्यूअर? क्या क्या चीज़ें इंटरव्यूअर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डूज का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले कैंडिडेट के रिव्यू, जो रिज्यूम आता है उसको देखो, है ना। प्रिपेयर स्ट्रक्चर, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन आप तैयार करके रखो एडवांस में, है ना। एक वार्म प्रोफेशनल रैपर टू रिड्यूस द एप्लीकेशन स्ट्रेस। एक्टिवली लिसन मोर देन यू स्पीक, ये सब बात का ध्यान रखना है आपको कि ध्यान सुनो बजाय बोलने के। और डोंट टास्क इलीगल या ओवरली पर्सनल या डिस्क्रिप्टिव लाइफस्टाइल क्वेश्चन, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। डू नॉट अलाउ पर्सनल बायसनेस, भाई आपको पर्सनल बायसनेस नहीं दिखाना है। विद इन फर्स्ट 60 सेकेंड्स टू डिक्टेट द हियरिंग चॉइस एंड डू नॉट इंटरप्रेट द कैंडिडेट्स वाइल दे आर एक्सप्लेनिंग देयर अचीवमेंट्स। ये एक इंटरव्यू को ध्यान रखना है। साक्षात्कारता, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में, कि अगर मान लो कोई इंटरव्यूअर है, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो सामने वाले व्यक्ति को भी सुने, ना कि सिर्फ अपनी अपनी बात बोले। वो किसी को देखकर पहली बार में बायसनेस ना हो जाए, उसके रिज्यूम्स को अच्छे से देखे, उसको अपनी अचीवमेंट्स बताने का मौका दे, ना कि उसको बीच में टोके। तो ये एक इंटरव्यूअर को ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू लेने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर मीटिंग मिनट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन मीटिंग मिनट्स। मीटिंग मिनट्स में कौन कौन सी बातें रखी जाती हैं बेटा। मीटिंग मिनट्स क्या होता है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हम इसकी इंफॉर्मेशन ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले होता है बेटा हेडर डाटा, सबसे पहले होता है हेडर डाटा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा, सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, लोकेशन ऑफ मीटिंग लिखोगे। दूसरा होता है बेटा अटेंडेंस लॉग, अटेंडेंस लॉग। इसका मतलब होता है बेटा जो जो चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी है, वहाँ पर अटेंडीज है, उन सब के आपको नाम लिखना चाहिए, और जो लोग एब्सेंट हैं उनकी अपोलॉजीज की लिस्ट भी होना चाहिए। तीसरा है बेटा रिव्यू ऑफ पास्ट डाटा, आपको जो भी पास्ट डाटा होगा उसका रिव्यू लेना पड़ेगा बेटा। मतलब कि जो प्रीवियस मीटिंग मिनट्स हुए होंगे उसके अप्रूवल या करेक्शन वगैरह जो भी होंगे उसका आपको रिव्यू लेना पड़ता है। इसके बाद होता है बेटा सब्सटेंटिव पॉइंट, इसका मतलब मेन डिस्कशन आइटम क्या है, क्या एजेंडा है, क्या हाइलाइट्स वगैरह है, वोटिंग कैसे होना है, मोशन पास्ड कैसे होगा वो, तो इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव पॉइंट। फिर होता है बेटा एडजर्नमेंट डिटेल, कि नेक्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी, कहाँ पर होगी, किस लोकेशन पे होगी, तो इसको बोलते हैं बेटा एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट डिटेल, एडजर्नमेंट डिटेल, ADJOURNMENT, एडजर्नमेंट डिटेल। ठीक है, तो ये आपके मेन क्वेश्चन हो गए बेटा। इसके और में क्वेश्चन है व्हाट आर सम जॉब इंटरव्यूज मिस्टेक टू अवॉइड।
नौकरी के लिए साक्षात्कार में कुछ सामान्य गलतियां क्या है जिनसे बचना चाहिए? बेटा कैंडिडेट को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, जो उनको गलतियां नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कंपनी का उनको पूरा रिसर्च करना चाहिए, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता कर लो कि वो कंपनी कौन है, कब इस्टेब्लिश हुई है, उसका मेन एजेंडा क्या है, किस फील्ड में काम करती है ना, थोड़ा सा उसका पता लगा लो। दूसरा बेटा, आपको कभी भी नॉन नॉन जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो पुअर नहीं होना चाहिए। मतलब आप वीक हैंडशेक नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट वगैरह स्लाउचिंग वगैरह जो आप करते हो अजीब सी, वो नहीं करना है। लो कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए। आप प्रॉपर अच्छे से लगना चाहिए कि वेल मैनर्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, इस तरीके से आपसे बात करके उनको लगना चाहिए, है ना। बैड माउथिंग पास्ट एम्प्लॉयर्स, कभी भी अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के बारे में आपको बुरा नहीं बोलना है, आप अगर पहले कहीं काम करते हो तो। क्योंकि बेटा प्रोफेशनलिज्म यही होती है कि आप अपने टारगेट बताओ कि भाई हमें और सॉरी, आप ये बताओ कि हमें और अचीव करना है, हमारा थोड़ा सा गोल बड़ा है, टारगेट बड़ा है, ना कि आप किसी की बुराई करो, ठीक है। इसके अलावा आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर करना है, जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। आपको बेवजह के कुछ आंसर्स नहीं देना है, जो पूछा गया आपको स्ट्रिक्ट उसी का आंसर देना है प्रॉपर तरीके से। तो गाइस गाइस हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ, जो हमारा 2 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। 12 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पर आपको अटेम्प्ट कोई 2 ही करना है। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। प्लीज़ बेटा अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे, 1-2 बार वापस से सुन लेंगे, तो आपका बहुत अच्छा पेपर चले जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ना पेशेंटली सुनने की कोशिश करो। क्या होता है, हमारे पास पेशेंस नहीं होता है ना, थोड़ा आप पेशेंटली सुनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है बेटा, आपको पता ही है, क्योंकि उसके अंदर सीधी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारा सेंडर, एक होता है हमारा रिसीवर, और इनके बीच में फिर कम्युनिकेशन होता है बेटा, और फीडबैक भी होना ज़रूरी। तो टू वे प्रोसेस हो गया। अब इसकी स्टेजेस क्या होती हैं वही बताया मैंने आपको। पहले होता है सेंडर, है ना, या जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो सेंडर हो गया। फिर इनकोडिंग होता है, फिर चैनल होता है बेटा, फिर डिकोडिंग होता है, और फिर आपको मिलता है फीडबैक। ये मैं आपको सारा पहले ही समझा चुका हूँ एक ड्रॉ बना के, वही आपको यहाँ पर लिखना है पूरा। सबसे पहले सेंडर लिखो, फिर मैसेज को इनकोड करो, फिर वो ट्रांसमिशन के थ्रू या मीडियम के थ्रू सामने वाले के पास जाएगा, वो उसको रिसीव करेगा, डिकोड करेगा और आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। सेम आप यहाँ पर चाहो तो उसका जो मैंने टेबल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था वो भी बना सकते हो, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं बेटा। 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये कोशिश करो कि अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, या कोई बार ग्राफ डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि उसमें सुटेबल है तो आप वो बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, बैरियर्स से क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहला मैंने आपको बताता हूँ, लिंग्विस्टिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सेंडर और रिसीवर में जो हम वर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं वो बहुत टेक्निकल है, या बहुत एम्बिगियस वर्ड्स हैं, या हम ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका सामने वाले को मतलब ही नहीं पता। इसको सेमेंटिक बैरियर भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, 12 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है 8 मार्क्स में भी पूछ लेंगे। तो एक होता है लिंग्विस्टिक बैरियर, जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं सामने वाले को उसका मतलब ही नहीं पता। दूसरा बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम मैसेज सामने वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्ट्रेस में है, एंगर में है, गुस्से में, तो कई बार हम जो सही बात बोल रहे हैं वो भी उसको वो गलत समझ लेता है बेटा, वो उसको सही इंटरप्रिटेट नहीं करता है। इसको इमोशनल बैरियर भी कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका मूड खराब है, तो अगर मम्मी आपको कुछ आके अच्छी बात भी बोल देगी ना तो आप उन पर चिढ़ जाते हो। क्यों चिढ़ जाते हो? क्योंकि हमारा मूड ठीक नहीं है बेटा। तो ये भी एक अच्छे कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी रुकावट है। थर्ड है बेटा फिजिकल बैरियर, या इसको हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर। जैसे कि मान लो हम जहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मान लो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आपके आसपास बहुत शोर है, बहुत साउंड आ रहा है, आपको बहुत आवाज़ आ रही है, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये भी आपका एक बैरियर है जो अच्छे कम्युनिकेशन को स्टॉप करता है।
नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कई बार मैंने आपको बताया कि हमारा हिरार्की लंबा होता है, तो उसके अंदर डायरेक्टली टॉप लेवल लोअर लेवल से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ना हम उसको इतने लायक इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बैरियर्स होते हैं बेटा, और इनको लास्ट में पूछा ओवरकम कैसे करें, आपसे यही पूछा है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें। सबसे पहले बेटा जो लैंग्वेज बैरियर है उसको ओवरकम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई लैंग्वेज। आप बेमतलब के जारगॉन्स वगैरह यूज मत करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सिंपल वोकैब यूज करो, ताकि हमारी बात को दूसरा समझ पाए। उसके बाद बेटा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लियर, कंसाइंस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस और कर्टियस, इन सबको फॉलो करें। 7 C's आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं पे नोट कर लो। 7 C's आपको याद करना है, क्लियर, कंसाइंस, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंसीडर, कंप्लीट और कर्टियस। इसके अलावा बेटा सही बात चुनो आप मीटिंग के लिए, जैसे अगर वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो आपका फेस उसमें विजिबल होना चाहिए, एंड अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसमें वर्ड्स प्रॉपर होना चाहिए। वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बेटा, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सुनना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते। तो अगर आप उसको सुनोगे तो आपके लिए बेटर होगा ना कि सिर्फ बोलने से काम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What are different type of listening? How listening can be improved with the participation of public speaking? अब आपको ये बताना है बेटा कि लिसनिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं हम। ठीक है, और अच्छा देखिए, अभी तो खैर मेरे हिसाब से मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आपको मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप इनके आंसर्स एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इनके भी आंसर्स डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको मैं टाइम दे देता हूँ पढ़ने के लिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में आपको रात तक एक और ऐसा ही पेपर और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 12 मार्क्स के क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपको यहाँ सारे आंसर समझा दिए हैं बेटा, मैं आपको एक और पेपर डिस्कस करके उसके भी सारे आंसर समझा दूंगा। मुझे इतना भरोसा है बेटा कि इससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम के। आपको ये क्वेश्चंस तो करना ही है, पर इसके अलावा जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ आपको उनको भी अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है। यू आर अ मैनेजर ऑफ अ 3 स्टार होटल, अ कस्टमर हैज मेल्ड यू अ लेटर अबाउट द पुअर हाउस कीपिंग इन द होटल, राइट अ रिस्पॉन्स टू दिस लेटर इन कंप्लेंट इन एन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर। बेटा आपको एक लेटर लिखने को जरूर आएगा, है ना, वो लेटर आपको तैयार करना है। ये कंप्लेंट लेटर भी हो सकता है, रिस्पॉन्स लेटर भी हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टमर ने कंप्लेंट की है आपके होटल के हाउस कीपिंग के बारे में, अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स लेटर भेजना है ना, और आपको सेटिस्फाई करना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। तो बेटा एक लेटर का फॉर्मेट जो आइडियल रहता है वही आपको फॉलो करना है। इसके बाद एक आपको क्यूरिकुलम विटे यानी अपना रिज्यूमे बनाना है बेटा, लेटर बनाना है। उसके पहले एक वॉक इन इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग, इसमें स्मार्ट बॉय और गर्ल की रिक्वायरमेंट है, फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस के लिए, मार्केटिंग फील्ड का वर्क है। कंपनी का नाम है बेटा अबीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आईटी पार्क इंदौर। तो बेटा जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको जैसे हम लेटर लिखते हैं, पहले वो लेटर लिखना है पूरा, जैसे अबीज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो भी इसका कंपनी का ऑनर है, आईटी पार्क इंदौर, सब्जेक्ट आप लिख दोगे, फिर ये रिगार्डिंग द पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब जो भी आपको करना है वो। इसके बाद आप स्टार्टिंग में लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू यूर रिसेंट जॉब पोजीशन, वो जो आप पूरा मैटर लिख के लास्ट में कंक्लूड कर दोगे आप, और फिर अपना रिज्यूमे बनाओगे। बेटा रिज्यूमे बनाते हुए ध्यान रखना, इनको चाहिए मार्केटिंग फील्ड वर्क के लिए व्यक्ति, तो आपको क्वालिफिकेशन अपनी उसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहले अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस लिखना है कि जैसे अब आपने बीबीए और एमबीए लिख दो आप उसके अंदर। मार्केटिंग चाहिए तो आपने मार्केटिंग फील्ड में ही करा होना चाहिए, लिख दो आप। आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मान लो किसी कंपनी में, वो डाल दो आप। इस तरीके से आप एक क्यूरिकुलम विटे बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक लेटर और सीवी बनाना भी सिखा दूंगा एक वीडियो में जल्दी से। मैं जानता हूँ कल पेपर है आपका, बट हमारे पास टाइम है। अगर आप आज अभी पढ़ना स्टार्ट करते हो, इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, तो मैं नेक्स्ट पेपर आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वरना ऐसी वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। और एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए तो फिर आप थोड़ा सोचो, है ना। ऑल द बेस्ट।